अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ज़बरदस्त, अल्लाह का बड़ा करम, दुआएँ आपकी। बहुत अच्छी बात फैसल साहब, सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई आपके माशाल्लाह ये तमाम काम को देख के, बहुत क्रिएटिव वर्क है। मेरी तरफ से एक तो कांग्रेचुलेशंस इसके ऊपर। थैंक यू। सेकेंडली मुझे ज़रा ये बताइएगा और मेरे देखने वाले नाज़रीन को कि व्हाट इज़ अर्शमान बाय अलीज़ एंड हू इज़ फैसल रज़ा? हाँ जी, बेसिकली फैसल रज़ा एक फ़ैशन डिज़ाइनर है जैसे कि हाँ, और अरशमान बाय अलीज़, अरशमान मेरी एक क्यूट सी भतीजी है, जिसका मैंने नाम रखा उसका नाम भी मैंने रखा था अरशमान का मतलब जी अर्श का फ़रिश्ता, वो फ़रिश्ता जिस पे अर्श वाले मान कर सकें। हाँ। तो अर्शमान मेरी भतीजी है, उसके नाम से मैंने अपना ब्रांड नेम रखा और अली मेरे छोटे भाई हैं, अरशमान बाय अलीज़ के नाम से और डिज़ाइन बाय फैसल रज़ा। ओके। फैसल काइंडली मुझे ये बताइएगा कि आपने कहाँ से फ़ैशन की प्रॉपर एजुकेशन ली, अगर ली? और क्या ये आपने तालीम हासिल करने के बाद काम शुरू किया, फ़ैशन इंडस्ट्री को जॉइन किया, या उससे पहले भी आप इसी फ़ील्ड से वाबस्ता थे? एक्चुअली मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड तो मैनेजमेंट का है। मैंने एमएससी ऑपरेशनल मैनेजमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी से की और मैंने डिफरेंट जॉब्स भी की टेक्सटाइल सेक्टर में, लेदर सेक्टर में। बट मेरा जो वालिद साहब का बिज़नेस था वो गारमेंट से रिलेटेड था। गारमेंट से रिलेटेड हम पहले से थे, तो मैं देखता था बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो हमारे वर्कर्स हमारे लिए क्रिएट करते हैं। और हमारी गारमेंट्स इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में किसी हद तक वो कॉपीज़ पे डिपेंड कर रहे होते हैं, किसी भी डिज़ाइन को उठाया उसको कॉपी कर दिया। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, मैंने सोचा यार क्यों नहीं, मैं खुद से क्यों नहीं कर सकता, तो मुझ में वो शौक़ पैदा हुआ। मुझे में वो शौक़ बढ़ता-बढ़ता मेरा पैशन बन गया। मैंने अपने पैशन के लिए अपनी सारी जॉब्स छोड़ी, सब कुछ छोड़ा और मैंने फ़ैशन की स्टडी की, डैंडी स्कूल ऑफ फ़ैशन डिज़ाइन से। उसके बाद फिर मैं एज़ अ फ़ैशन डिज़ाइनर आपके सामने हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। फैसल आपको कितने साल हो गए हैं इस फ़ील्ड में? इस फील्ड में आप कह सकते हैं मुझे तकरीबन 10 से 12 साल हो गया, बट एज़ अ फैशन डिज़ाइनर मैं पिछले 4 सालों से काम कर रहा हूँ। फैसल आपकी फैमिली का बिज़नेस भी जो वो यही है, तो क्या आपके लिए बहुत आसान था इस बिज़नेस को जॉइन करना, क्योंकि आप सिंस मैनेजमेंट की फ़ील्ड से हैं, या फिर कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको एक इंतहाई कॉर्पोरेट किस्म की फ़ील्ड से एक बहुत एस्थेटिक किस्म की फ़ील्ड में आने के लिए? एक्चुअली ऐसा है कि कोई भी किसी भी फील्ड में आपको अपना नाम बनाने के लिए, अपनी अपनी क्रिएटिविटी शो करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जब मैंने अपनी अच्छी जॉब्स छोड़ी ना, तो मुझे घर से भी बड़ी क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली की तरफ से कि यार अच्छी भली जॉब कर रहे हो, क्या दिमाग तो ख़राब हो गया, अल्लाह माफ़ करे। एनी हाउ, तो मुझे वो शौक़ था, मैंने वो सब कुछ छोड़ के मैंने बड़े लोगों को क्रिटिसिज्म को फेस किया। उसके बाद जब मैंने अपनी क्रिएशन स्टार्ट की ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि मुझे इनिशियली वो एप्रिसिएशन नहीं मिलती थी कि यार ये क्या है। एनी हाउ, जब विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने खुद को मनवाया कि वाकई मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। अब मेरी जो तीनों बुटीक्स पे, मेरी फैक्ट्री में जितने भी डिज़ाइंस बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने डिज़ाइंस होते हैं। माशाल्लाह। फैसल आप ना सिर्फ़ ये कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड में प्रॉपर्ली डिज़ाइन कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा सिंस जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक आप ये जो पूरी मार्केट है उसकी पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो काइंडली मुझे बताइएगा कि किस तरह मैनेजमेंट, देन डिज़ाइनिंग, देन पॉलिटिक्स, ये कॉम्बिनेशंस कैसे बन रहे हैं? जी, मैं अपनी मार्केट का फिनांस सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हाँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं, बट क्योंकि मेरी मैनेजेरियल डिग्री है, तो मैनेजमेंट की डिग्री है, तो ऑब्वियसली मैनेजेरियल क्वालिटीज़ तो होंगी ना। राइट। हाँ, तो आई थिंक सो दैट कि मैं समझता हूँ मेरे पास वो क्वालिटी है, मैं तो साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा काम कर सकता हूँ। राइट। ऑल्दो कि उसके लिए मेहनत रिक्वायर्ड होती है, तो मैं मेहनत भी करता हूँ। और मेरा अपना एक अपनी ख्वाहिश होती है मैं कोई भी काम करूँ तो उसमें परफेक्शन हो। हुँ। मैं ये नहीं कहता कि बस व्यू ओवरव्यू दिया और कर लिया। मैं फैशन डिज़ाइनिंग करूँ उसमें परफेक्शन हो, मैं मैनेजमेंट करूँ उसमें परफेक्शन हो, मैं पॉलिटिक्स करूँ। ऑल्दो कि मैं जो करंट हमारी पॉलिटिक्स जा रही है, मैं उस साइड पे नहीं जाता, मैं क्रिटिसिज्म की तरफ नहीं जाता। मैं एक पॉजिटिव काम करना चाहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। ग्रेट। फैसल सिंस आपने कहा कि आप फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, मतलब पैसे को देखते हैं आप, तो आजकल पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल ताजरान के लिए
और जितने लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो वो हमारी बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। तो बेशक। ऑब्वियसली जो आपकी पूरी मार्केट है, अनारकली मार्केट, वहाँ पे भी कुछ इश्यूज़ आए होंगे। तो बीइंग अ फाइनेंस जो सेक्रेटरी है, आप हम हमारे जानने वाले देखने वालों को बताइएगा कि किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, और आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या लाएअमल अख्तियार करना चाहिए कि इन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा सके। सॉरी टू से, मैं अपनी करंट गवर्नमेंट और तभी पॉलिटिक्स से ये कहना इस वक्त ये टाइम नहीं है आपस में लड़ने का। हम बड़ी मुश्किल हालात में हैं, हम डिफ़ॉल्ट करने के बिल्कुल एंड पे खड़े हैं। अल्लाह ना करे हम डिफ़ॉल्ट कर दें तो आई डोंट थिंक सो कि 40-50 साल लग जाएंगे रिकवर करते हुए। अब हमें मिलकर एक ऐसी पॉलिसी बनानी है जो कि सभी के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बेहतर हो, अपनी ज़ात को छोड़ के अपने पाकिस्तान के लिए। अच्छा, जहाँ तक बात रही मैं एक फाइनेंस सेक्रेटरी और अपना क्या लें, मैं खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, आप उसमें देख लें। तो हमारा जो रॉ मटेरियल है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया कि हमारी रेंज से बाहर निकल जाता है। हमारे जो बाकी क्या कहते हैं यूटिलिटी एक्सपेंसेस होते हैं, बाकी सारे कॉस्ट होती है, वो इतनी हाई होती जा रही है ग्रेजुअली कि आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। परचेजिंग पावर कस्टमर की बहुत कम होती जा रही है। ये सभी को फेस करना पड़ रहा है। सॉरी टू कट यू फैसल, लेकिन आप कह रहे हैं कि लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो ख़त्म होती जा रही है। अभी मैंने मार्केट का विज़िट किया है, पूरी मार्केट जो है वो बायर से भरी पड़ी है। फीमेल्स, मेल, बच्चे, बूढ़े सब बाइंग कर रहे हैं। तो आखिर अगर हमारी आवाम या हमारे ताजरान कह रहे हैं कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, तो वो कौन लोग हैं जिनसे ये मार्केट भरी हुई है और जो ख़रीदारी कर रहे हैं? एक्चुअली पाकिस्तान का जो ट्रेडिशन है ना, हमारे शादी ब्याह हो ना, तो एक गरीब बंदा भी जिसके इतने रिसोर्सेज नहीं है, वो किसी से उधार भी ले ना, उसने अपनी बेटी की अच्छी शादी करनी है, हुँ। उसने सबको अच्छे कपड़े लेके देने हैं, उसने अच्छा फर्नीचर लेना है, उसने जेवर भी लेना है, उसने अच्छा खाना भी लोगों को खिलाना है। तो ये जो हमने खुद के ऊपर एक मास्क चढ़ाया हुआ है ना, इसको दुनिया को दिखाने के लिए हम सारा कुछ करते हैं। ये जो आजकल आपने रश देखा ना, ये शादी ब्याह का ये, और सेकेंडली आज सैटरडे है, तो सैटरडे वाले दिन थोड़ा सा रश होता है कंपैरेटिवली अगले दिनों में। तो ये वो कस्टमर हैं जिनकी शादी ब्याह है और इनकी भी परचेजिंग पावर नहीं है, वो जो बेचारे ढूंढना चाह रहे हैं उस कॉस्ट में नहीं मिलता, और हमारे शॉपकीपर्स को इतने का उनकी भी कॉस्ट नहीं आती। वो फिर एक क्लैश होता है, बार्गेनिंग होती है। तो एनी हाउ, कस्टमर भी अपनी जगह पे ठीक है, उनको कम रेट पे मिलने चाहिए और शॉपकीपर को भी अर्निंग होनी चाहिए। तो दोनों ही सफ़र कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता ये एक हिपोक्रेसी का बिहेवियर है जो हम सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं करते, बल्कि हमारी भी गवर्नमेंट भी वही कर रही है? अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे हिपोक्रेट हैं, हमारी बाइंग पावर, सिंस आपने जैसे अभी बीइंग ए ताजर कहा कि बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट आप कह रहे हैं कि लोगों की उतनी बाइंग पावर नहीं है, वो उधार लेके, कर्ज लेके भी अपने अल्ले तलल्ले पूरे करते हैं। तो आपकी गवर्नमेंट भी तो यही कर रही है, तो फिर हम उनको क्यों ब्लेम करते हैं? अगर हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, चाहे ताजिर हों, चाहे हम आम हाउस वाइफ हों, हम भी तो वही सब कर रहे हैं। बेसिकली ना पाकिस्तान का सिस्टम बड़ा करप्ट है, हुँ। जिसको हम ये डेमोक्रेसी कहते हैं ना, ये डेमोक्रेसी बस नाम की डेमोक्रेसी। और सेकेंडली हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, तो ये जो सिस्टम है ना, ये हमारे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। हुँ। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम है, जिसके पास इख्तियार है वो सब कुछ कर लेता है। जो बेचारा डिज़र्विंग पर्सन होता है ना, मैं सॉरी टू से आपको थोड़ा सा दूसरी तरफ लेके जाए, आप हमारे अदलिया की तरफ चले जाए। आप अदलिया में ऐसे ऐसे केसेस हैं बेचारे के बिल्कुल ही वो बेकसूर है, और उनके मसले मसाइल हल नहीं हो रहे। साल हा साल, एक अरसे सा, एक किसी के दादे के दौर का केस चलता आ रहा है, उसकी प्रॉपर्टी का तो अभी तक वो सॉल्व नहीं हो रहा। हमारा सिस्टम इस कदर करप्ट हो चुका है, और मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ। हम सारा माशरा इस सिस्टम का हिस्सा है। ये करप्शन सिर्फ पॉलिटिशियंस की हद तक नहीं है। हमारा अल्लाह माफ़ करे, हर बंदा जिसकी जितनी जितनी पहुंच होती है वो उतनी करप्शन करता है। हमें इंडिविजुअल लेवल पर भी और कलेक्टिवली भी इसको ठीक करना है, इसको सोचना है। मसला किधर है? मसला ये है कि हम अपने दीन से दूर हैं। जब अपने अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए तरीके पे चलेंगे तो ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी। जो हमें आजकल फेस करना पड़ता है, बेसिक रीज़न ये है।
फैसल, क्या किया जा सकता है कि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं और इतने शदीद हैं कि सिंस आपने कहा कि डिफ़ॉल्ट होने के करीब हैं हम, तो इससे कैसे निकलें? अगर हम यही लल्ले तल्ले तलल्ले और झूठी मुनाफिकाना रवैये करते रहेंगे कौम होने के नाते भी, तो हम तो निकल नहीं पाएंगे। हमें क्या करना चाहिए? फ़िलहाल तो मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ, इस वक्त सबसे ज़रूरी है एक इलेक्शन हो और जो भी मुंतखब हुकूमत आए उसको सामने चांस दिया जाए, वो देखे। क्योंकि इंटरनेशनली हमने बहुत से लोगों को जिस कंट्री से हमने लोन लेना है, आईएमएफ को देखना है, जहाँ भी जिसका भी, तो इस वक्त जो हालात है वो हमें कुछ नहीं दे रहे। हमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हमारे इलेक्शन हो, एक अच्छी गवर्नमेंट बन, कोई भी बने, किसी भी गवर्नमेंट की, कोई भी कोalition गवर्नमेंट बनती है, किसी इंडिविजुअल की बनती है, वो बना के तो इसको एक प्रॉपर पॉलिसी बनाए अपने पाकिस्तान को बचाने। सेकंड थिंग इज़ दैट कि हम अपनी बात करते हैं एज़ इंडिविजुअल, एज़ हम कौम बात करते हैं, तो हमें हमारी जो अय्याशियाँ हैं उसको कम करके एक वो जो चेहरे पे मास्क चढ़ाने वाली बात है उससे हम दूर होके एक हकीकत, एक रियलिस्टिक अप्रोच लेके आएंगे, अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए रास्ते पे चलेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान भी ठीक होगा, इंडिविजुअल हम भी ठीक होंगे और दुनिया में हमारा नाम भी होगा। फैसल, मुझे ये बताइएगा कि ये जो हमारे ताजर बरादरी है, सिंस ये सबसे कह लें कि पायनियर्स होते हैं, क्योंकि इनकी वजह से पूरा फाइनेंस कैपिटल जो होता है वो पूरे मुल्क में गर्दिश कर रहा होता है, तो ये अपना काबा क्यों दुरुस्त नहीं करते हैं? ये अपने बिहेवियर्स को क्यों नहीं बदलते? ये क्यों ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं वो जाके सजेस्ट नहीं करते, या खुद अपने ओन के ऊपर कुछ ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि जब एक बड़ा भाई जो होता है या बाप मुसीबत में आता है तो हमेशा बेटे उसको संभालते हैं। तो हमारे ताजरान के बिहेवियर जो हमने देखा है आवाम होने के नाते, कि वो सिर्फ अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपना सोच रहे होते हैं कि मेरा फ़ायदा हो जाए। आखिर वो क्यों थोड़ी देर के लिए डस खा के, परेशानी लेके या वो पेन लेके अपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से नहीं बचा सकते? देखिए, मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ, ये हमारे सिस्टम का कसूर है। हमारा सिस्टम इतना करप्ट है ना, से मैं अपनी बात करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे टैक्सेस दूँ। हर किस्म के जो गवर्नमेंट में मुझ पे लीगल मेरे पे टैक्सेस ड्यू है, मैं वो दूँ। मैं क्यों नहीं देता? उसकी बेसिक रीज़न ये है, मेरा जो हमारे के डिफरेंट महकमे हैं ना, वो हमें खुद बंदा आता है कि सर आपके इतना ही बनता, आपको ये कर देता हूँ, वो करता, फलां करता। अगर कोई सही रास्ते पे चलना चाहे भी तो उसको सही रास्ते पे चलने नहीं दिया जा सकता। मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ कि हमारी जो ताजर बरादरी है वो एक रीढ़ की हड्डी होती है पाकिस्तान को सपोर्ट करने, किसी भी मुल्क को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन हमारा जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम है ना वो बड़ा करप्ट है। जिसके पावर होगी वो जो मर्ज़ी करता रहे, और जो बच्चा बंदा गरीब नहीं कर सकता उसको फंसवा देते हैं। यहाँ पे क्या ऐसे यहाँ पे पूरी मार्केट जो है वहाँ पे मंथलियाँ लगी हुई हैं उनकी कि आप हमें इतना दे दें और उसके बाद जो है आप जो मर्ज़ी करें, जितना मर्ज़ी टैक्स नहीं, बचाएं? मंथलियाँ एज सच नहीं लगी होती। जब टैक्सेशन की बात करते हो, हर एक की नहीं लगी होती। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, जिसने बहुत ज़्यादा जिसकी कंजम्पशन है, तो वो इस तरह के सिस्टम बनते हैं। लेकिन जो छोटा दुकानदार है उस वो बेचारा अपनी हिम्मत से ज़्यादा टैक्स भी देता है। वैसे तो हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। कमिंग बैक टू अरशमान बाय अलीज़, मेरे देखने वालों को जाते जाते ये बताइएगा कि वो आपके बुटीक को कहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और वो आपके बुटीक को क्यों विज़िट करें? ऐसा क्या है जो आप उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं, और अगर वो हमारे रेफरेंस से आते हैं तो आप उन्हें क्या कंपनसेशन देते हैं? जी, मैं एक अच्छी कट लाइन, एक अच्छे डिज़ाइन, अच्छे मटेरियल में बहुत अच्छे डिज़ाइनर की जो कॉस्ट होती है, जो 50 प्लस होती है, मैं उनको मोर देन 50% रेट पे वो सारा चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। अच्छी इंटरनेशनल कट लाइन्स। और मैं आप मिस सादिया जानती है, मैं ज़्यादा काम करता हूँ फ्यूजन पे। मैं ईस्टर्न और वेस्टर्न को कंबाइन करके नई चीज़ें बना रहा हूँ। जैसे आपके देख रही होगी, लहंगे के साथ मैंने बेल गाउन के साथ मैंने एम्बेलिशमेंट करवाई, अड्डे का काम कराया। तो आपके रेफरेंस से जो आएगा उसको स्पेशल 25% मैं मज़ीद डिस्काउंट दूँगा। तो नाजरीन, किस बात की देर है? सबसे पहले तो फैसल, थैंक यू सो मच कि आपने इतने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। नाजरीन, मैं बैठी थी फैसल रज़ा के पास, जिनके डिज़ाइनर अरशमान बाय अलीज़। अनारकली मार्केट में अगर आप आते हैं तो इनकी प्रॉपर 3 बुटीक्स हैं। आप किसी भी बुटीक में आएँ और सादिया खालिद का और डिजिटल स्यापा का रेफरेंस दीजिए और कंसेशन पाइए। और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी ये कहते हुए कि हमें बहैसियत कौम भी इस मसले को देखना होगा, ऑन करना होगा। सिर्फ गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को ब्लेम करते चले जाना ये किसी मसले का हल नहीं है। अगर हम मुआशी सूरत हाल का शिकार हैं और हम डिफ़ॉल्ट होने के करीब हैं, तो हमें अपने मुनाफिकाना रवैये को ख़त्म करना होगा, तभी हम लोग अपने मुल्क को बचा सकते हैं। कौमें अगर अपने मुल्क को ओन नहीं करती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाया करते हैं। इसी नोट पे सादिया खालिद को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।